नमस्कार साथियों और प्यारे छात्रों, आज मैं अखंड प्रताप दुबे इस इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं उपलब्ध हूँ। आज आप लोगों को मैं हिंदी विषय के बारे में बताऊँगा। दरअसल आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पाठ्यक्रम है, कैसे है और उसकी हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में हिंदी के बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे बताऊं कि आज के बच्चे जो हैं परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको हिंदी विषय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको यह जान ही लेना चाहिए आज कि हमें किन किन टॉपिक पर हमें कैसे विचार करना है। तो पहले हिंदी भाषा में हम हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे, अपने पाठ्यक्रम में आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा कैसे आज इस रूप में है, इस सब की चर्चा होती है। दूसरे स्टेप पे जब हम चलेंगे तो प्रिय आपको मैं बताऊं कि हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। वर्णमाला का अध्ययन करते हैं यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे आप वर्ण कहते हैं, अक्षर भी कहा जाता है। उस अक्षरों के बारे में हम वर्णमाला में परिचय प्राप्त करते हैं। तीसरा स्टेप हिंदी का जो होता है वह होता है शब्द परिचय। शब्द परिचय या कभी कभी हम कहते हैं शब्द विचार, पुस्तकों में दिया हुआ है। तो शब्द परिचय या शब्द विचार पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक आपका बन जाता है संधि। अगला टॉपिक संधि बनता है। तो संधि से भी बहुत ढेर सारे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो कि अभी पेट का एग्जाम होने वाला है तो उसमें संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि से भी क्वेश्चन अधिक से अधिक आने की संभावना। इसके बाद छठे नंबर पर समास का हम अध्ययन करते हैं। हिंदी में छठे नंबर पर हम समास का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अभी हम उधर गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। केवल आपको हम उन शब्दों से परिचय करा रहे हैं कि हिंदी में क्या क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें अध्ययन करना चाहिए। समास के बाद हमें आपको कारक पढ़ना चाहिए। कारक पढ़ना चाहिए क्योंकि कारक से भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो हमें कारक का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर पर अगर हम देखें तो कारक के बाद आ जाता है रस, उसके बाद आ जाता है छंद और उसके बाद आ जाता है अलंकार। रस, छंद, अलंकार। अब ये जो टॉपिक हैं आपके, यह पढ़ने और पढ़ाने योग्य टॉपिक हैं। और भी बहुत ढेर सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिसका भी स्वाध्ययन से भी पढ़ा जा सकता है, उसकी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जा सकता है और क्लास अटेंड करके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा जा सकता है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए, तद्भव तत्सम शब्दों की। फिर जैसे है सम, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। फिर उसके बाद आता है टॉपिक आपका विलोम शब्द, विलोम शब्द। पुनः टॉपिक आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आता है। तो उसके बाद आता है 15वें नंबर पर अगर देखें तो आपका वाक्यांश आता है। वाक्यांश आता है, वाक्यांश आता है। और 16वें नंबर पर अगर देखें तो मुहावरे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होती हैं।
लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होती हैं। अगर अगले नंबर पर हम देखें तो विभिन्न कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, इससे भी प्रश्न बनते हैं। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं से भी प्रश्न बनते रहते हैं और पूछे जाते हैं। और आगे हम देखें तो अपठित गद्यांश व पद्यांश भी दिए जाते हैं और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इधर हम लिख रहे हैं, जैसे आपका अगर देखें 19 नंबर पर तो विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे विराम चिन्ह के बाद अगर हम देखें तो शुद्ध अशुद्ध से भी प्रश्न आ रहे हैं। उस शुद्ध अशुद्ध में दो बातें हैं, एक वर्तनी की बातें आती हैं, एक वाक्य की बातें आती हैं कि वह वाक्य में कारक वगैरह सही लगा है कि नहीं। तो शुद्ध अशुद्ध से भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो हमें अगर हिंदी का पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत पूरा समाहित है, चाहे हिंदी शब्द की उत्पत्ति से लेकर वर्णमाला, शब्द परिचय, संधि, समास, कारक, रस, छंद, अलंकार, तद्भव, तत्सम, समश्रुत, भिन्नार्थक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कवियों और लेखकों की रचनाएं, अपठित गद्यांश और पद्यांश की जानकारी, फिर विराम चिन्ह से भी प्रश्न बनते हैं, शुद्ध अशुद्धता से भी प्रश्न बनते रहते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है। इन्हीं पाठ्यक्रम की चर्चा हम करेंगे। हम जब शुरुआत करेंगे हिंदी पढ़ाने का तो हम पहले वर्णमाला से भी शुरू कर सकते हैं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस दौर में वर्णमाला से ही शुरुआत हो जाती है पाठ्यक्रम की। तो आज बच्चों हम वर्णमाला शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। और वर्णमाला में आप देखेंगे कि हम कितनी उपलब्धि आपको करा सकते हैं, अक्षरों का ज्ञान कैसे कराते हैं, अक्षरों की संख्या कितनी है, ये सब की जानकारी आपको वर्णमाला टॉपिक में मिलेगा। आइए चलते हैं। आपके सामने एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ जिसका नाम है वर्णमाला। इसका नाम है वर्णमाला। आपसे मैं बताऊं इसमें दो शब्द है, एक वर्ण शब्द है और एक माला है। तो माला माने होता है समूह, इसका माने क्या होता है, समूह। और वर्ण माने होता है अक्षर। क्या होता है, अक्षर। अगर हम कह लें कि अक्षरों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए बच्चों, वर्ण की आवश्यकता या वर्ण क्यों आए हमारी इस भाषा में, तो इसका एक लंबा चौड़ा एक पुराना इतिहास है। क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है ये अपनी स्वतंत्र भाषा नहीं है, ये संस्कृत से ली गई भाषा है। इसलिए जब भी हम वर्णमाला हिंदी का पढ़ते हैं तो हमें बात संस्कृत की भी याद आ जाती है। आपसे हम बता दें कि आज के हजारों साल पहले हमारी संस्कृत भाषा का उदय होता है। और संस्कृत भाषा में पहले एक ध्वनि का जिक्र होता है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर। तो जो ध्वनि हमारी बनी वह वर्ण अक्षर कैसे बनी, जो सिंबल हमारा बना, जो चिन्ह हमारा बना। जैसे आप क लिखते हो ना, जैसे एक क लिखते हो तो क एक सिंबल बना, एक चिन्ह बना। यही ध्वनि, क की ध्वनि इस सिंबल में आ गई, यही वर्ण बनी, अक्षर बनी। अब आपसे हम बता दें कि ध्वनि को वर्ण भी, अक्षर भी कह सकते हैं। वर्णमाला अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल 52 अक्षर आज के डेट में उपलब्ध हैं। आज की डेट में 52 अक्षर उपलब्ध हैं और 52 अक्षर के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
यानी अगर कोई पूछे आपसे, अगर ये प्रश्न बनता है कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, तो आप बताएंगे 52, यानी 52 ही हैं। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे ले चलने से पहले अब आपको हम बताएंगे कि वर्ण के प्रकार कितने हैं। वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो वर्ण के प्रकार जब हम देखेंगे, वर्ण भेद, जिसे वर्ण भेद टॉपिक के नाम से जाना जाता है, तो वर्ण भेद का मतलब होता है 2। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर का मतलब, अब आपसे हम बता दें कि स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, भाषा में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। भाषा में स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। व्यंजन कहलाता है। देखिए, स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है, और स्वर जो होता है भाषा में स्वतंत्र होते हैं। जब हमारे यहाँ कोई बच्चा इस पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले स्वर ध्वनि का उच्चारण करता है। सबसे पहले स्वर ध्वनि का उच्चारण करता है, बाद में वह व्यंजन को सीखता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने स्वर को पहले रखा और व्यंजन को बाद में रखा। चूंकि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनको पहले रखा गया, और हिंदी में इनकी संख्या 11 मानी गई। हिंदी में इनकी संख्या 11 मानी गई। अब आपको हम थोड़ा व्यंजन को रोक करके स्वर के बारे में डिटेल बताना चाहते हैं। तो अभी आप रुकेंगे, व्यंजन को अभी हम मिटा देते हैं, बाद में हम इसको पढ़ते हैं। अभी हम स्वर के बारे में जानेंगे। तो आइए स्वर के बारे में हम जानते हैं। स्वर के बारे में जानने के लिए हम यहाँ लिखेंगे स्वर, और स्वर को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला बनता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। और दूसरा बनता है बच्चों, दूसरा बनता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा बनता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को मूल स्वर मैंने क्यों कहा? क्योंकि ह्रस्व स्वर और मूल स्वर केवल 4 हैं। पहला है अ, फिर है ई, फिर है उ, और फिर है री। अब आप पूछेंगे हमसे कि यह 4 मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, तो इसको मूल स्वर क्यों कहा गया? तो मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ। इन्हीं स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ, तो इसलिए यह मूल स्वर कहलाए। ये क्या कहलाए? मूल स्वर कहलाए। यानी दीर्घ स्वर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे अ का आ धन, अ बराबर क्या बना? आ बना। ई धन ई बराबर क्या बना? बड़ी ई बनी। और ऊ धन ऊ बराबर क्या बना? बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ बना। अब देखिए, फिर आ धन ई बराबर क्या बना? ए बना। और आ धन ए बराबर आय बना। और आ धन ऊ बराबर ओ बना। और आ धन ओ बराबर क्या बना? औ बना। ध्यान दीजिएगा, 4 ये हैं, इनकी संख्या हो गई 3, और 2 6, 2 8, 8 4 12। 12 यहाँ संख्या दिखाई दे रही है। कितनी संख्या दिखाई दे रही है? 12। देखिए बच्चों, अब हम ह्रस्व स्वर और मूल स्वर की बातें कर रहे थे, तो इनकी संख्या 4 है। अब दीर्घ स्वर हमें प्राप्त हो गए 3 3 6 1 7, यानी 7 4 कितने हुए? धन 7 बराबर हो जाएंगे 11। स्वर की संख्या हमें 11 प्राप्त हो चुकी है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी ये बताइए कि यह प्लुत स्वर क्या है?
क्या इसकी संख्या गणना नहीं की जाती? बिल्कुल बच्चों, इसकी संख्या की गणना कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लुत स्वर का केवल निर्माण किया जाता है आवश्यकतावश। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं राम को, तो राम ऐसे लिखते हो, तो ये जो स्वर बीच में आ रहा है त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। ये त्रैमात्रिक स्वर हो जाता है, यानी 2 मात्रा से अधिक स्वर हो जाता है, तो इसको हम प्लुत स्वर कहेंगे। दूसरी रहस्य की बात इसमें है कि ह्रस्व स्वर जो है यह 1 मात्रा का समय इसके उच्चारण में लगता है। इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय। कुछ बच्चों के अंदर यह शंका होती है कि गुरुजी यह बताइए कि 1 मात्रा का पैरामीटर क्या होता है, कितने समय तक 1 मात्रा का उच्चारण किया जा सकता है। तो आज से आपको बता दें, ये शायद कहीं आप नहीं सुने होंगे, 1 मात्रा का मतलब होता है 1 पल में जितना समय लगे वह 1 मात्रा। अब आप सोचेंगे कि 1 पल क्या है, तो 1 पल का मतलब जो आपकी यह पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे 1 पल कहेंगे, और उस 1 पल में इन स्वरों का उच्चारण होना चाहिए। अगर दीर्घ स्वर का उच्चारण करना है आपको तो 2 मात्रा का समय लगना चाहिए, यानी 2 पल का समय लगना चाहिए। अब प्लुत स्वर का उच्चारण कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि 2 मात्रा से अधिक उच्चारण में समय लगना चाहिए, अर्थात 2 पल से अधिक उच्चारण में समय लगना चाहिए। अभी हम बताएंगे उच्चारण के बारे में, बताएंगे उच्चारण स्थान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी आप स्वर के बारे में जाने हैं। तो बच्चों आपको यह पता हो जाना चाहिए अब कि स्वर की संख्या हमारे हिंदी में 11 है, और उनको हम 3 भागों में जब बांटते हैं तो एक ह्रस्व स्वर आता है, एक दीर्घ स्वर आता है और एक प्लुत स्वर आता है। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि वही स्वर 4 स्वर ऐसे हैं कि जो हमारे आगे आने वाले दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। इसलिए इनकी संख्या देखिए 4 है, अ है, ई है, उ है, री है, और जब अ से अ मिलाते हैं तो आ बनता है, और जब ई से ई मिलाते हैं तो ई बनती है, और उ से उ जब मिलाते हैं तो बड़ा उ बनता है, और अ से जब ई मिलती है तो ए बनता है, और अ से जब मिलता है तो अ बनता है, अ से जब उ मिलता है तो ओ बनता है, और अ से जब ओ मिलता है तो औ बनता है। तो देख रहे हैं ये जो 3 स्वर हैं, ये जो 3 स्वर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसको हम दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे, कहीं नहीं देख पाएंगे, तो आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप जान जाइए कि ये जो आ है, बड़ी है और बड़ा ऊ है, ये दोनों समान वर्ण आपस में मिले हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। बाकी ये जो स्वर हैं, 3 यहाँ हैं और 1 यहाँ है, ये सभी स्वर जो है आपको वृद्धि स्वर कहलाते हैं। कौन स्वर? वृद्धि स्वर कहलाते हैं। इसी को आप संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं इन चारों को। यानी संयुक्त स्वर अगर पूछे और वृद्धि स्वर पूछे, देखिए वृद्धि स्वर 2 ही केवल माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का दावा है कि 2 ही वृद्धि स्वर हैं, जैसे ऐ और औ, ये 2 वृद्धि स्वर हैं, ये 2 वृद्धि स्वर हैं, और बाकी जो है गुण स्वर माने जाते हैं। लेकिन संयुक्त जो स्वर अगर आपसे पूछेगा तो इसकी संख्या 4 है, यानी ए भी हो जाएगा, ऐ भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा, ओ और औ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे यह संयुक्त स्वर है। 4 संयुक्त स्वर हैं और 2 वृद्धि स्वर माना जाता है, 3 दीर्घ संधि स्वर है, और प्लुत स्वर का केवल निर्माण किया जाता है, उसकी संख्या ऐसे निर्धारित होती है। अब हम आपको स्वर के अलावा आपको ले चलेंगे व्यंजन पर। तो व्यंजन में जब बाबू हम चलते हैं तो व्यंजन में क्या होता है कि हमारे जो परम विद्वान जो संस्कृत के रहे लोग मूर्धन्यता लिए हुए थे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी तरीके से सेट की हैं कि जिसको हमें पढ़ना आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये उच्चारण की दृष्टि से हम मनाते हैं,
एक फिगर मैं बना रहा हूँ इंसान का, क्योंकि इंसान ही आपका ये वर्णों का उच्चारण करता है और जानवर वगैरह तो करते नहीं। तो इसलिए मैं एक फिगर बना दिया और इनकी एक नली भी बना दिया, जिस नली से आप, एक नली भोजन करने, भोजन नली होती है, एक नली दूसरी होती है। तो ये जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, इसे आप कहते हैं कंठ। इसे आप क्या कहते हैं? कंठ। और उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वह यहाँ होता है, उसे कहते हैं तालु। उसे कहते हैं तालु। और उसके ऊपर का जो हिस्सा यहाँ होता है उसे कहते हैं मूर्धा। मूर्धा कहते हैं। और यहाँ जो होता है यह दंत होता है, दंत होता है। और ये जो दोनों भाग हैं इसे आप ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। तो चूंकि हमारे जो विद्वान थे, जब वह स्वर और व्यंजन की व्याख्या कर रहे थे, तो व्यंजन को उन्होंने जब लिखा और व्यंजन को जब उन्होंने सेट किया तो पहले क वर्ग को लाए, पहले क वर्ग को लाए, जो स्पर्श व्यंजन, पहले स्पर्श व्यंजन, पहले स्पर्श व्यंजन। तो क वर्ग को लाए। क वर्ग में, वर्ग माने होता है समूह, क का समूह। क का समूह 5 वर्ण हैं। जैसे आप लिखे, क लिखे, ख लिखे, ग लिखे, घ लिखे और अंग लिखे, क वर्ग हो गया। तो क वर्ग को उन्होंने कंठ से, क वर्ग के जितने अक्षर हैं वो कंठ से उच्चरित होते हैं। तो पहला स्थान उन्होंने किसका निर्धारित कर दिया? कंठ का, यानी क वर्ग यहाँ से उच्चरित होने लगे। दूसरा, उन्हें स्पर्श व्यंजन में उन्हें च वर्ग मिला और च वर्ग का समूह बना च, छ, ज, झ, इय, यानी च वर्ग को उन्होंने तालु से उच्चरित है, ऐसा कुछ सेट कर दिया। यानी देखिए क्रम कितना बढ़िया है कि पहले हमारा कंठ आता है, गला आता है, तो उससे क वर्ग, और दूसरा तालु से च वर्ग, और तीसरा ट वर्ग आया जो मूर्धा से बोला गया, ट, ठ, ड, ढ, अड़। यानी ट वर्ग जो है, जो ट वर्ग रहा वो किससे बोला गया? मूर्धा से बोला गया। वो किससे बोला गया? मूर्धा से बोला गया। यानी मूर्धा आप जानते होंगे, अगर आप मुंह आप ही के पास है और मुंह में सब कुछ जानते हैं कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है। मूर्धा जो दांत के और तालु के बीच में ऊंचा वाला स्थान होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि मूर्धा का स्थान कहाँ है। कभी भी आप ट वर्ग का उच्चारण जब आप कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि गुरुजी ये उच्चारण स्थान कैसे बना। तो उच्चारण स्थान बनने का कारण ये है कि जब जिह्वा आपका जहाँ से टकराती है वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। तो आप ट वर्ग का जब उच्चारण कर रहे हैं तो ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब देखिए कहाँ वो टच कर रही है जिह्वा, तो इसलिए वो जहाँ टच कर रही है ऊंचे वाले स्थान पे उसी को हम मूर्धा कहते हैं। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। हम साथ साथ वर्णमाला भी बता रहे हैं और साथ में उच्चारण स्थान भी बता रहे हैं, क्योंकि आप ही के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग में इसमें भी 5 अक्षर हैं। त है, थ है, द है, ध है, न है। त है, थ है, द है, ध है, न है। अब देखिए त, थ, द, ध, न। अब इसका उच्चारण हो गया त वर्ग। दंत इसका उच्चारण स्थान है त वर्ग का, क्योंकि त वर्ग के जितने अक्षर हैं, देखिए आप बोलिए, त बोलिए, तब भी जिह्वा जाकर के दांत से लड़ जाती है। त, थ, द, ध, न, ये सभी दंत से उच्चरित होते हैं। अब इसके बाद आता है प वर्ग। इसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग का मतलब ये होता है कि हम इसको ओठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? ओठ से बोलते हैं। इसलिए इसके 5 वर्ग समूहों में प है, फ है, ब है, भ है, म है। अब प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर ओष्ठ से बोले जाते हैं।
ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनका ध्यान दीजिए। तो बच्चों मैं प वर्ग के बारे में बता रहा हूं कि ओष्ठ से इसका उच्चारण हो रहा है। अब ये जो चित्र मैंने बनाया, जो फिगर मैं बनाया, मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए शायद ये फिगर काफ़ी होगा। तो अब आप देख रहे हैं उच्चारण स्थान भी आपको तैयार हो जाएंगे। अगर परीक्षाओं में उच्चारण स्थान पूछता है तो बिल्कुल आपकी तैयारी इससे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आप पहले अपने गले की तरफ देखेंगे, यहाँ कंठ है, तो कंठ से मतलब क वर्ग पूरा हो जाएगा। जैसे ही ऊपर आएंगे आप तालु से तो च वर्ग पूरा हो जाएगा। जैसे ऊपर आएंगे मूर्धा तो ट वर्ग का पूरा उच्चारण उसी से हो जाएगा। जैसे आप दांत के पास आएंगे तो दंत से त वर्ग का उच्चारण हो जाएगा, और जब ओष्ठ पर आप आएंगे तो उससे प वर्ग का उच्चारण हो जाएगा। तो यह 25 अक्षर का जो उच्चारण स्थान है आप शायद प्राप्त कर लिए। कभी कभी पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितना? 25। कभी कभी बच्चों ये भी पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा बनती है कि वे वर्ण जो जिह्वा के द्वारा वे वर्ण जो जिह्वा के द्वारा क्रमशः कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ आदि स्थानों से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं। वे वर्ण जो जिह्वा के द्वारा क्रमशः कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ आदि स्थानों से उच्चरित होते हैं, वे ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए आपको समझना चाहिए कि वे वर्ण जो जिह्वा के द्वारा क्रमशः कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ आदि स्थानों से उच्चरित होते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हमने बताई? 25। ध्यान रहना चाहिए, और यह 25 का ध्यान रहना चाहिए। और 25 का मैंने उच्चारण स्थान भी बता दिया, आपके सामने पूरा फिगर मौजूद है। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ। आगे चलने के लिए मुझे थोड़ा सा एक फिगर को मिटाना होगा, तो मैं फिगर मिटा दे रहा हूँ। अब आपको आगे मैं ले चल रहा हूँ वर्णमाला में। तो ये स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा जो प्रकार बनता है व्यंजन का, ये स्पर्श व्यंजन पहला प्रकार है, और व्यंजन का जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? कि जिह्वा जब मुखमंडल के आंतरिक भागों को स्पर्श करती है, अलग अलग स्थानों को, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ वर्ण। और अंतःस्थ व्यंजन में जब आप चलेंगे, इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और वह क्रमशः हैं य व र ल। कभी कभी किन्हीं पुस्तकों में, किन्हीं किताबों में आप देखे होंगे कि व्यंजन के नीचे हलंत ऐसे लगे रहते हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस क्लास में क्यों व्यंजन में हलंत नहीं लगाया जा रहा है। तो इस बात की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि अगर जिस व्यंजन वर्ण में यह हलंत लग जाता है, वह व्यंजन वर्ण स्वर विहीन हो जाता है। बस इतना ही ये केवल दर्शा रहा है, इससे कुछ लेना देना आपका नहीं है। अगर सीधे सीधे लिखा है तभी कोई बात नहीं, हलंत लगा के लिखा है तभी कोई बात नहीं। केवल यह इतना ही दर्शा रहा है कि जब हलंत लग जाएगा इन व्यंजनों में तो वह स्वर विहीन हो जाएगा, अर्थात स्वर नहीं रह जाएगा। सभी व्यंजनों में आप हलंत
लगा करके भी लिख सकते हैं और नहीं भी लगा के लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन जो 4 हैं इनकी संख्या आपके सामने उपलब्ध है। और तीसरा प्रकार जो बनता है वह है ऊष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो ऊष्म व्यंजन में जब आप चलेंगे इनकी भी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या 4 है। तो इसमें पहले आता है तालव्य, तालव्य श, बड़ा सा जिसे आप कहते हैं, हमेशा कहते चले आए, चूँकि हम लोग हिंदी बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत रट्टा मारते हैं, बहुत क्लास अटेंड करते हैं, फिर भी आज तक हम देखे हैं लोग बड़के स के नाम से जानते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं, छोटका सा कहते हैं, छोटा सा कहते हैं। ये क्या है? ये कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भाषा पर पकड़ आज तक नहीं बन पाई और आज तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये कौन सा स है। तो इसे कौन सा स कहेंगे? तालव्य स, तालव्य स। उसके बाद है मूर्धा, जिसे आप मूर्धन्य स कहते हैं। ये षटकोण वाला स जो होता है ये मूर्धा स, मूर्धा से उच्चारण इसका होता है इसलिए मूर्धा स बोला जाता है। और एक होता है दंत्य स, दंत्य स जो छोटा सा सरौता वाला होता है इसे दंत्य स कहते हैं। और कंठ से उच्चारण होता है ह का। किसका उच्चारण होता है? ह का। तो ये देखिए सब अलग अलग उच्चारण स्थान इसका है। ये तालु से बोला जाता है बड़ा सा, और यह मूर्धा से बोला जाता है, और यह दंत से छोटा सा बोला जाता है, और कंठ से ह बोला जाता है। तो इसलिए आप जान लीजिए ये ऊष्म व्यंजन। लेकिन प्रश्न बाबू ये है कि इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो आज आप जान लीजिए ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण करने में थोड़ा सा उष्णता, उष्णता यानी गर्माहट, गर्मी का बोध होता है, गर्मी निकलती है। जैसे आप श बोल रहे हैं तो जैसे आप देखे होंगे ठंडी के महीने में लोग सिसकारियाँ मारते हुए मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे करते मिल जाएंगे। क्यों मारते हैं? इसी स की वजह से उनको कुछ गर्माहट महसूस होती है। हु करते हैं, हा हा करते हैं, तो कुछ हुआ करने से उनको गर्मी महसूस होती है, उष्णता आती है। तो कितने हमारे परम विद्वान लोग रहे कि ऐसे ऐसे अक्षर आपको बना के दे दिए हैं कि कम से कम ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो जाए। तो ये भी ध्यान देना चाहिए आपको। इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन बाबू कितने हैं? 4 की संख्या में हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 की संख्या में हैं। अब देखिए हमारी संख्या कितनी हो जा रही है। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म बराबर कितनी हो गई संख्या? 33। कितनी हो गई? 5 4 9, 9 4 13, 9 4 13 के 3 2 1 3, 33 संख्या हो गई। अब आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कभी आपसे पूछे एक क्वेश्चन कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 33। कितना बताएंगे? 33। तो व्यंजन की संख्या आपकी 33 हो गई। ठीक, तो व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या अभी हम कितना बताए थे? 11। अब आपके सामने एक प्रश्न हो गया कि गुरुजी जब वर्णमाला पढ़ाना शुरू किए आप तो उसमें बता रहे थे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो यह जोड़ने पर 52 तो हो नहीं रहा है, ये कैसे हो गया? तो आइए उस पर भी हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे होता है। तो हमें स्वर पहले इसको हम मिटाएंगे अभी फिर से, तब हम आपको आगे ले चलते हैं। कैसे हो रहा है 52 उसको भी देख लेते हैं। आइए अब इसमें जब हम चलते हैं आगे तो एक व्यंजन में ही हमें चौथा स्टेप मिलता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4 मानी गई हिंदी वर्णमाला में। वो पहला है छ, फिर है त्र, फिर है ज्ञ, फिर है स्र। ये 4 संख्या मानी गई है। और इसमें इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें 2-2 व्यंजन मिले हुए हैं।
कितने? दो दो व्यंजन मिले हुए हैं, इसलिए दो व्यंजनों के मेल से बने हुए अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या क्या मिला हुआ है, क धन श मिला हुआ है। कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये आधा क्यों है, ये पूरा क्यों है। तो आप देखिए कभी अंग्रेजी के वर्णमाला में जब आप पढ़ते हैं और छ की स्पेलिंग जब आप देखते हैं तो लिखा रहता है के यस यच ये छ की स्पेलिंग है। तो छ की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे के से शुरू हुई है और के के बाद ए नहीं है, तो ये स्वर नहीं होने की वजह से यह क आधा है और ये श पूरा है। इसमें भी यही बात है और त्र में भी यही बात है, त आधा हो जाता है और र पूरा हो जाता है। ज्ञ में भी यही बात है, ज आधा हो जाता है, इया जो है पूरा हो जाता है। और स्र में भी यही बात है, श आधा हो जाता है और र पूरा हो जाता है। अब आप ध्यान देंगे कि ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है और इनको पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए, व्याख्या कर दिए इसकी कि छ में क और स मिला हुआ है, त्र में त और र मिला हुआ है, ज्ञ में ज और य मिला हुआ है और स्र में स और र मिला हुआ है। लेकिन इधर के पोर्शन आधे आधे हैं, बाकी ये पूरे पूरे हैं। इस चीज़ को जानिए। तो अब हमारी संख्या अगर 33 11 आ रहा है ना यहाँ, तो 11 और 33 व्यंजन हो गए और इसके बाद 4 संख्याएं भी मिल गई। कौन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए अगर देखें 4 ये हो गया, फिर उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन आते हैं। कौन व्यंजन आते हैं? उच्छिप्त व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन होते हैं? ड होते हैं और ढ होते हैं। ये नुक्ता लगा हुआ हमारी भाषा में प्रयोग में आते रहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का कैसे लिखेंगे? ए वाला ड़ का प्रयोग करते हैं, वो रामायण वाले ड़ का प्रयोग नहीं करते। जैसे ये भी, इसका भी प्रयोग होता रहता है। तो इसलिए ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उच्छिप्त। तो धन 2 यहाँ कर लीजिए, धन 2 यहाँ कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का वर्णन हम स्वर में ही कर दिए होते, लेकिन अयोगवाह स्वर माने भी जाते हैं, नहीं भी माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए, क्यों वो स्वर नहीं माने जाते हैं। मैं यहाँ देखिए अयोगवाह क्यों नहीं माने जाते। जैसे अंग आप लिखते हैं ना और अहा आप लिखते हैं, ये अयोगवाह है, ये 2 अयोगवाह हैं। तो अंग जो उस पे बिंदी है वही क्या है? ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है। और जो इधर 2 डबल बिंदी लगी है ये विसर्ग है। तो इन विसर्ग और अनुस्वार को अगर अलग से लिखा जाए तो इसका कोई वजूद नहीं होगा, लेकिन अ जब इसके साथ लगता है तो इसका वजूद हो जाता है। इसलिए आ के लगने की वजह से ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए इसको न स्वरय माना जाता है न व्यंजनय माना जाता है, बल्कि इसका नामकरण हम क्या कर देते हैं? अयोगवाह। क्या कर देते हैं? अयोगवाह। तो इनकी भी संख्या 2 हो गई। ये अंग और अह होते हैं, इनकी भी संख्या। तो हम यहाँ +2 और कर लेंगे, +2 और कर लेंगे। तो अब देखिए अब संख्या पूरी हो रही कि नहीं। अगर हम 11 33 देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 होता है, यानी 44 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 33 7 40 और 40 और 4 40 4 44 और 4 48 और 48 और 4 52। कितनी संख्या हो गई? 52। देखिए आपके सामने अब हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। अब ये 11 देखिए स्वर हैं आपके, 33 जो है व्यंजन हैं आपके। 11 देखिए स्वर हैं, 33 देखिए व्यंजन हैं और 4 जो है संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त वर्ण जिसे आप कहते हैं, और 2 जो हैं उच्छिप्त हैं और 2 जो हैं अयोगवाह हैं।
तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, स्वर व्यंजन मिला करके 44 होंगे, 4 यह जोड़ेंगे 48 होंगे, और 2 ये जोड़ेंगे 50 होंगे, और 2 और जोड़ देंगे तो 52 हो जाएंगे। यानी हिंदी वर्णमाला में हमें कुल 52 अक्षर प्राप्त हैं। हमें कुल कितने अक्षर प्राप्त हैं? 52 अक्षर प्राप्त हैं। अब हम इसको मिटा करके आपको पूरा एक समरी दे देते हैं वर्णमाला की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्णमाला है क्या। देखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा, आपको कम समय में ही एक अच्छी कोशिश करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप देखते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, स्वर वर्णमाला, अब यहाँ वर्ण हो गया और वर्णमाला हो गया, तो वर्णमाला के हम 2 भेद बना लिए, एक स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। एक समरी दे देते हैं आपको ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वर्णमाला में अगर आपसे कोई पूछे कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं। स्वर कितने हैं, 11 हैं। व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। स्वरों मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 3। मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, 3। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो इनकी संख्या है 25। अंतःस्थ कितने हैं, इनकी संख्या है 4। ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो इनकी संख्या है 4। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, तो इनकी संख्या है 2। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या है 4। अयोगवाह कितने हैं, इनकी संख्या है 2। तो ये सबको जब जोड़ेंगे तो एक तरीके से देखेंगे 33 11 जोड़ करके फिर ऐसा कर लेंगे। ये समरी आपके सामने है, पूरा वर्णमाला यही है। वर्णमाला से इससे अधिक कुछ नहीं, बस इतना ही होता है कि पूछ लेता है कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है, स्वर में कुल कितने अक्षर है, व्यंजन कौन है, व्यंजन में। अब इसके बाद जो बात आती है वह उच्चारण स्थान की बात आती है कि इसमें उच्चारण स्थान क्या है। अब देखे होंगे उच्चारण स्थान में मैंने अभी एक फिगर बनाया था और फिगर बना के समझाया था, लेकिन उसके अलावा भी हम इसमें आपको सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि कैसे उच्चारण स्थान इसका निर्धारित होता है। तो एक पहला सूत्र जो इसमें, चूँकि संस्कृत भाषा से ली गई हिंदी है, इसलिए पहला सूत्र जो बनता है वह बनता है अकुह विसर्ज नियानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अगर देखेंगे इसमें आ छिपा है। क्या छिपा है, आ है, तो आ की जगह आ भी होगा कि नहीं। इसके बाद ध्यान देना चाहिए कि आ के बाद आ होगा। फिर कु दिया है, कु माने क वर्ग, कु माने क वर्ग। हा दिया है, हा का मतलब ह, और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग दिया है, तो क्या हो गया, आहा हो गया। क्या हो गया, आहा हो गया। तो पहला सूत्र जो मिला, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कंठ से आ और आ का उच्चारण होता है, क वर्ग का उच्चारण होता है, और ह का उच्चारण होता है, और आहा का उच्चारण होता है। उसके बाद दूसरा सूत्र है इचुय सा नाम तालुहु। इचुय सा नाम तालुहु, यानी इसमें ई आती है। देखिए ई दिया है ना, तो ई के बाद बड़ी ई भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवर्णता साथ में रहती है, क्योंकि सामान्य वर्ण है। यानी ई से तालु से उच्चारण होता है, तो बड़ी ई का भी उच्चारण तालु से ही होगा। फिर उसके बाद च वर्ग आता है, फिर उसके बाद च वर्ग आता है। चू दिया है तो च वर्ग। फिर उसके बाद दिया है य। क्या दिया है, य दिया है, यानी य का उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु है। फिर उसके बाद बड़ा स दिया है। क्या दिया है, बड़ा स दिया है। तो इचु ईसा नाम तालु हो गया। उसके बाद आता है रीटूर षाणाम मूर्धा। रीटूर षाणाम मूर्धा। तो रीटूर षाणाम मूर्धा का मतलब ये हो गया कि री का उच्चारण स्थान,
री का उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से है। फिर उसके बाद क्या है? ट वर्ग है। क्या है? ट वर्ग, टू से ट वर्ग। फिर उसके बाद र है और फिर उसके बाद मूर्धा स है। कौन सा स है? मूर्धा स, जिसे आप मूर्धन्य स, मूर्धन्य स कहते हैं। मूर्धन्य स का मतलब मूर्धा से उच्चारण होने वाला स, तो वो भी आपके सामने आ गया कि ये सबका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। उसके बाद है ये री। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि एक बड़ी री भी होती है, तो बड़ी री जो है संस्कृत में पाई जाती है। इस री का भी प्रयोग हम संस्कृत के शब्दों में ही पाते हैं, क्योंकि तत्सम शब्द जो हिंदी में आप पाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है और बाकी जगह नहीं किया जाता। अगला सूत्र देखिए, री तुलसा नाम दंत्य। री तुलसा नाम दंत्य, तो देखिए री दिया है, यानी री भी हमारे स्वर में रहे हैं। आज हिंदी में नहीं मिलता, लेकिन री संस्कृत के भाषा में वो स्वर प्राप्त होते रहते हैं। तो री का भी यहाँ हम जिक्र करेंगे, री। उसके बाद तू दिया है, तू का मतलब होता है त वर्ग, तू का मतलब त वर्ग। उसके बाद ल है, क्या है? ल है। और उसके बाद छोटा सा है, यानी ल और स का उच्चारण स्थान भी दंत्य है। अब देख रहे हैं कितना क्रम से सेट किए हैं कि पहले य आ रहा है, फिर र आ रहा है, फिर ल आ रहा है, यानी क्रम से है। उसके बाद अगला सूत्र है पांचवा, उपपु। उपपु धमानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठौ। अब देखिए ओष्ठौ भी दिया है, तो उपपु यानी ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और उसके बाद है प वर्ग, उसके बाद है प वर्ग, यानी दोनों ऊ का उच्चारण स्थान और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उसके बाद आता है ए दैतो कंठ तालु, यानी कंठ और ताल से बोला जाने वाला वर्ड जो है वह ए और ऐ है, ए और ऐ है। उसके बाद है ओ दौतौ कंठ ओष्ठौ, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ है। देखिए तो ओ दे तो कंठ ओष्ठौ, यानी ओ और औ जो है आप यहाँ से पढ़ते हैं। अब एक उच्चारण स्थान और बचा है, यहाँ जगह कम, नीचे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। वकार दंत्य ओष्ठौ, यानी व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान वकार दंत्य ओष्ठौ, व का उच्चारण दांत और ओष्ठ होता है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एकदम सिस्टम से हो गया कि कंठ से आप आ का उच्चारण करेंगे, कवर का उच्चारण करेंगे, हा का उच्चारण करेंगे और आहा का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। और ताल से हमारा दोनों ई आ जाएगी, च वर्ग आ जाएगा, या आ जाएगा और श आ जाएगा। और मूर्धा से देखेंगे तो री आएगा, ट वर्ग आएगा, र आएगा और श आएगा। और दंत से आप देख रहे हैं री आएगा, त वर्ग आएगा, ल आएगा और श आएगा। और ओष्ठ से देख रहे हैं कि दोनों ऊ है, फिर प वर्ग है, फिर क्या है? प वर्ग है। और उसके बाद एदैतो कंठ तालु, अर्थात कंठ और ताल से बोला जाने वाला दो वर्ण है, ए और ऐ। और उसके बाद कंठ ओष्ठ से बोला जाने वाला दो वर्ण है, ओ और औ। और दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला एक वर्ण आता है, वह है वह। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्णमाला के जो 52 अक्षर हैं, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं,
उन व्यंजन और स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान भी आपके सामने उपलब्ध है। आप इस चार्ट को देखेंगे और इस चार्ट से अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक कमेंट भी करेंगे, अधिक से अधिक लाइक भी करेंगे, अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, और हम आपसे पुनः जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। आगे की कड़ी में इससे भी बेहतर क्लास अपनी लगाने की व्यवस्था करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, और आप उसके सहयोगी होंगे। तो इसलिए मैं आज आपको वर्णमाला पढ़ाया और वर्णमाला के 52 अक्षर के बारे में बताया, उसके स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। अब मैं अपने क्लास को यहीं बंद करता हूँ।